हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज जो है कि हम लोग क्लास 9 का जो मैथ है उसका पार्ट 2 करने वाले हैं। इसका जो है कि पार्ट 1 हम लोग कर लिए थे, ठीक है। आज हम लोग का ये पार्ट 2 चलने वाला है, संख्या पद्धति का जो चैप्टर 1 है आपका, ठीक है। तो एक बार जो है हम लोग रिवीजन करेंगे क्या क्या पढ़े थे। उससे पहले जो है कि हनुमान जी का आशीर्वाद हम सबके लिए जरूरी है, तो जय श्री राम बोल के शुरू करते हैं। और एक मोटिवेशनल कोट है यहाँ पे, भय को त्यागो, थोड़ा सा गलत लिखा है, अपने अंदरूनी शक्ति को जगाओ, ठीक है। भय को त्यागो और अपने अंदरूनी शक्ति को जगाओ, ठीक है। यानी कि जो भी भय हो आपके अंदर, जो भी भय हो, ठीक, जैसे पढ़ाई का भय होता है, बहुत से बच्चों को पढ़ाई का भय होता है कि हमको मैथ समझ में नहीं आता है, तो हमको साइंस समझ में नहीं आता है। तो ये सारी जो भी बातें हैं ना, इसको त्याग देना है, इसलिए कि आप एक ऐसे संस्था से जुड़ चुके हैं, एक ऐसे कोचिंग क्लास से जुड़ चुके हैं जहां हर एक चीज जो है, छोटी से छोटी बात भी जो है कि आपको समझ में आने वाली है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा या कोई भी ऐसा जो है कि मैथ का क्वेश्चन नहीं होगा या साइंस का क्वेश्चन नहीं होगा या बाकी किसी भी सब्जेक्ट का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको यहाँ पे समझ में ना आए, ठीक है। तो वही है कि भय को त्यागो, अपने अंदरूनी शक्ति को जगाओ, ठीक है। भय को त्याग देना है, डर अपने अंदर से निकाल देना है कि आपको समझ में नहीं आएगा, हर एक चीज आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। और आपके अंदर वो शक्ति है, सबके अंदर वो शक्ति होता है, ठीक है। आपके अंदर भी हो सकती है कि यदि आप अपने अंदर के अगर भय को त्याग देते हैं, तो जब वो आपके अंदर वाली शक्ति जब उजागर होगी ना, जब वो निकलेगी, ठीक, तो आप भी अपने आप को सबसे तेज विद्यार्थियों में पाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ जो है कि हम लोग शुरू करते हैं। तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन हम करा देते हैं आप लोगों को कि पिछली क्लास में हम लोग क्या क्या बात किए थे। हम लोग का चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति में ये संख्या ही चल रहा है। तो कितनी संख्याएं हम लोग पढ़ चुके थे, बताइए आप लोग कितनी संख्याएं पढ़ लिए थे बाबू। तो हम लोग जो है कि सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि अंक किसे कहते हैं, अंक क्या होता है। तो आपको बताए थे कि 0 1 2 3 डॉट डॉट ये 9 तक, ठीक है। 0 से लेके 9 तक जो हम लिखते हैं यही हमारा क्या है, अंक है। अंकों की कुल संख्या बाबू 10 होती है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग पढ़े थे। सेकेंड नंबर पे हम लोग क्या पढ़े थे, तो सेकेंड नंबर पे हम लोग पढ़े थे प्राकृत संख्या, ठीक है, कि प्राकृत संख्या क्या होती है। तो इसमें आप लोगों को बताए थे कि गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक। जो गिनती हम लोग काउंटिंग जो हम लोग जानते हैं ना, जो गिनती गिनते हैं हम लोग, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, इसी को हम लोग कहते हैं, इसी को नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी कि प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। इसमें आपको हम बताए थे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, तो 1 होती है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होती है, तो अनंत होती है, ठीक है। उसके बाद इसी पे हम बात किए थे कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। उसका फॉर्मूला भी आपको लिखवाए थे निकालने का कि n × n + 1/2 होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें इसमें हम लोग कर लिए थे, ठीक। फिर एक और संख्या आपको हम पढ़ाए थे, उसमें एक और संख्या पढ़ाए थे जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं, यानी कि होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो इस संख्या को भी जब पढ़ाए थे तो इसमें बताए थे कि प्राकृत संख्या के परिवार में यदि हम शून्य को शामिल करते हैं, यानी कि ये जो संख्याएं ये दिख रही हैं, इसी में यदि हम 0 को शामिल करते हैं, तब हमें जो संख्या प्राप्त होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, तो उसी को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। यदि इसमें 0 खाली शामिल कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक, ठीक है। तो यहां से ये सब तो हमारा प्राकृत संख्या है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये 0 को शामिल हम कर दिए तो हमारा क्या बन गया, तो पूर्ण संख्या बन गया, ठीक है। समझ में आ गया बात बाबू। चलिए
अब यदि उसी वीडियो में हम आपसे ये भी पूछे थे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो याद रखना है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है बाबू, 0 होती है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है, तो ये सब आप याद कर लिए होंगे। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट बात यदि आपसे हम करें इसमें, तो एक क्वेश्चन यदि हम आपसे यहीं पे कर दें, एक क्वेश्चन कर दें कि क्या सभी प्राकृत संख्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, आप बताइए, इसके आंसर बताइए कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू कि हाँ होती है। क्यों होती है, इसलिए होती है कि जो हमारा प्राकृत संख्या होता है 1 2 3 4 ऐसे होता है प्राकृत संख्या अनंत तक। ठीक है, और जो पूर्ण संख्या होता है वो होता है 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक। ठीक है, तो अगर मैच करें तो इतना तो सब मिल रहा है ना, तो ये जो प्राकृत संख्या है ये पूर्ण संख्या भी तो है, ये जो प्राकृत संख्या है ये पूर्ण संख्या भी तो है कि नहीं है ना। इसीलिए सभी प्राकृत संख्या जो है कि पूर्ण संख्या होती है। लेकिन यहीं पे एक और क्वेश्चन यदि हम आपसे करते हैं, यहीं पे एक और क्वेश्चन हम आपसे करें कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। ठीक, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, तब क्या जवाब आएगा आपका, हाँ कि नहीं होती है। देखिए यहां पे हो जाएगा आंसर इसका कि नहीं होती है सर, नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, इसलिए कि बाबू जो प्राकृत संख्या होती है ना, जो प्राकृत संख्या होती है, ठीक है, ये आप जानते हैं कि प्राकृत संख्या 1 2 3 4, ठीक है, 5 डॉट डॉट लिख लीजिए अनंत तक। और जो पूर्ण संख्या होता है ना, जो पूर्ण संख्या जो होती है, पूर्ण संख्या ये क्या होती है बाबू, तो इसको आप जानते हैं कि 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राकृत संख्या, और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा पूर्ण संख्या। तो इसमें यदि देखें तो इसमें इतना तो मिल रहा है, ये सब तो मिल रहा है, लेकिन पूर्ण संख्या का ये जो 0 है ना, ये प्राकृत संख्या नहीं होता है, ये 0 ये प्राकृत संख्या नहीं होता है, नहीं है। इसी वजह से क्वेश्चन पूछेगा कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, तो सभी में ये 0 भी तो आता है, तो 0 तो प्राकृत संख्या नहीं होता है। इसीलिए हम लिखेंगे कि नहीं, क्योंकि 0 प्राकृत संख्या नहीं है। अगर कारण बताने के लिए कहेगा तो यहां लिख देंगे क्योंकि 0 प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई आपको। चलिए, तो ये तो पिछली क्लास का बात था, ठीक है, इसका हम लोग रिवीजन कर लिए, ठीक है, और आप सभी लोग याद भी कर लिए होंगे इस चीज को। हम लोग आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को बढ़ चलते हैं बाबू। नेक्स्ट टॉपिक ये अब जो आएगा, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग आएगा, नेक्स्ट जो संख्या आएगा हम लोग का, वो संख्या होगा बाबू, उसको कहेंगे पूर्णांक, यानी इंग्लिश में बात करें तो कहते हैं इसको इंटीजर। ठीक है, तो पूर्णांक किसे कहते हैं, ये पूर्णांक क्या होता है। ठीक, तो याद रखिएगा कि सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य ये पूर्णांक हैं, यही इंटीजर हैं। यानी कि यदि इसका डिफिनेशन लिखें तो लिख सकते हैं कि सभी धनात्मक प्राकृत संख्याएं, सभी धनात्मक प्राकृत संख्या
धनात्मक प्राकृत संख्याएं, शून्य शून्य तथा सभी ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं सभी ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं क्या कहलाती है बाबू? तो पूर्णांक कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, सभी धनात्मक प्राकृत संख्याएं शून्य और सभी ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, जैसे समझिए, जैसे क्या हो जाएगा बाबू? जैसे में क्या हो जाएगा बोलिए? तो देखिए, सभी धनात्मक प्राकृत संख्या लिखना है ना, सभी धनात्मक। तो देखिए, धनात्मक प्राकृत संख्याएं क्या हो जाएंगी? धनात्मक प्राकृत संख्याएं बोलिए, प्राकृत संख्याएं अगर हम लिखें, धनात्मक मीन्स होता है बाबू पॉजिटिव, यानी कि जिसके आगे प्लस का चिन्ह लगा हो, और प्लस का चिन्ह अक्सर आगे नहीं लगाया जाता है। ठीक है, जैसे यहां लिखा है 5, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है। ठीक है, फिर भी हम इसको क्या कहते हैं? धनात्मक है ये। ठीक है, क्यों है? इसलिए कि इसके आगे कुछ भी नहीं लगा है, इसका मतलब है कि इसके आगे प्लस है। ठीक है, हाँ, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए, तो यहां पे जो है कि धनात्मक प्राकृत संख्याएं क्या हो जाएगी? तो धनात्मक प्राकृत संख्याएं हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6, ऐसे डॉट डॉट कहां तक बाबू? अनंत तक। ठीक, तो ये धनात्मक प्राकृत संख्या हो गई। अगर शून्य का बात करें, यदि शून्य का बात करें तो शून्य आप लोग जानते हैं कि इसको कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको जीरो बोलते हैं। ठीक है, अब बात करें ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं, ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं, तो ये क्या हो जाएंगी? ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं क्या हो जाएंगी? तो ये हो जाएंगी बाबू -1, -2, -3, -4, डॉट डॉट कहां तक? माइनस का अनंत तक। ठीक है, तो ये हो गया धनात्मक प्राकृत संख्या, ये हो गया शून्य, और ये हो गया ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं। ऋणात्मक कहने का मतलब कि जिन संख्याओं के आगे माइनस का चिन्ह लगा हो। ठीक है, तो ये तीनों संख्याएं मिलके हमारा क्या बनता है? तो हमारा बनता है पूर्णांक। ठीक, यानी कि यदि इसका उदाहरण लिखना है, ठीक, तो हम कैसे लिखेंगे बाबू? तो लिखेंगे सबसे पहले माइनस का अनंत, उसके बाद डॉट डॉट। याद रखिए कि माइनस में संख्याएं जितनी बड़ी होती हैं वो उतनी ही छोटी होती हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि -4 बड़ा है कि -1 बड़ा है, तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप? तो आपको यहां कहना है कि -1 बड़ा है ना, -4 से -1 बड़ा है। ठीक है, हाँ, तो माइनस में जो संख्याएं बड़ी होती हैं वो संख्याएं छोटी होती हैं, और जो संख्याएं माइनस में छोटी होती हैं वो संख्याएं बड़ी होती हैं। ठीक है, अनंत से ये -1 बड़ा है। ठीक, लेकिन -1 से अनंत बड़ा नहीं है। और धनात्मक संख्याएं में ये उल्टा होता है कि जो संख्याएं जितनी छोटी होती हैं वो छोटी ही होती हैं, वो बड़ी नहीं होती हैं। इसमें यदि 4 और 1 में बात करें कि कौन बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि 4 बड़ा है, 1 बड़ा नहीं है। लेकिन माइनस वाला में यही चीज उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा, ये है पूर्णांक संख्याएं। ठीक, तो पूर्णांक संख्याएं इस तरह होती हैं। धनात्मक संख्याएं भी होती हैं इसमें, ये धनात्मक हो गया, इसमें शून्य भी होता है, और ये ऋणात्मक संख्याएं हो गई। ठीक है, यहीं से ये चीज निकल के आता है कि पूर्णांक 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बाबू? पूर्णांक जो है, पूर्णांक 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, जिसमें से पहला होता है बाबू धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, जो दूसरा होता है बाबू, दूसरा होता है शून्य पूर्णांक। ठीक है, और जो तीसरा होता है वो होता है ऋणात्मक पूर्णांक। वो क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? ठीक, तो पूर्णांक की वे संख्याएं
जो धनात्मक होती हैं, वे संख्याएं जो क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं बाबू, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। और जो शून्य होता है इसको हम लोग शून्य पूर्णांक बोलते हैं। और जो संख्याएं पूर्णांक में, वे संख्याएं जो निगेटिव होती हैं यानी कि ऋणात्मक होती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। ठीक, तो पूर्णांक कितने प्रकार का हो गया, 3 प्रकार का हो गया। पहला धनात्मक पूर्णांक, दूसरा शून्य पूर्णांक और तीसरा ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, ये सारी बातें समझ में आ गई आपको। चलिए, जब समझ में आ गई तो नेक्स्ट यदि आपसे हम क्वेश्चन कर दे बाबू तो क्या आप बता पाएंगे, आप बताइए, आप बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? अगर हम लिखें कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगी, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगी, तो आप क्या बताएंगे, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या बताइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कर देते हैं कि सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या होगी बताइए। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या होगी। ठीक है, तो यहां पे यदि हम ध्यान दें बाबू, यहां पे यदि हम ध्यान दें तो देखिए ऋणात्मक पूर्णांक में यहां पे देखिए जो उदाहरण बताए थे, तो इसमें जो सबसे पहले लिखा है, ये सबसे छोटा होता है, और जो सबसे बाद में लिखा है ये सबसे बड़ा होता है। तो याद रखिएगा कि पूर्णांक में सबसे छोटा जो पूर्णांक होता है वो माइनस का अनंत होता है, और पूर्णांक में जो सबसे बड़ा पूर्णांक होता है वो प्लस का अनंत होता है। ठीक है, हाँ, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहां से बाबू हम लोग का ये कंप्लीट हो गया, क्या, पूर्णांक कंप्लीट हो गया। और पूर्णांक के बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट संख्या पे, जिसको हम लोग बोलते हैं बाबू सम संख्या। क्या बोलते हैं, सम संख्या। ठीक है, तो सम संख्या किसे कहेंगे बताइए, हम लोग सम संख्या किसे कहेंगे बोलिए। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वही संख्या जो है कि सम संख्या कहलाती है। ठीक, तो इसका डिफिनेशन आप लोग भी लिख लेंगे कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है बाबू, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। जैसे समझिए, इसका एग्जाम्पल समझिए, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बाबू, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए वैसी संख्या में लेना है ना जो 2 से कटे। अब बताइए यदि हम 1 ले लें, ये 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 1 2 से नहीं कटता है। ठीक है, 1 2 से नहीं कटता है बाबू। तब क्या होगा, जब 1 नहीं कटेगा तो 2 तो कटेगा ना, 2 तो 2 से कट जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। अब बताइए 3 2 से कटेगा, नहीं कटेगा 3। ठीक, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, 4, इसके बाद 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26, ये सभी संख्याएं 2 से कटने वाली संख्याएं हैं। ठीक है, तो जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, सम संख्या कहते हैं। ठीक है, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वही संख्या सम संख्या कहलाती है। ठीक, जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 16, ऐसे आप लिख सकते हैं अनंत तक। ठीक है, अब समझिए, अब यहां पे आपसे हम क्वेश्चन पूछें कि बताइए सबसे छोटी सम संख्या कौन होगी, सबसे छोटी
सम संख्या बता दीजिए। क्या बताइएगा? सबसे छोटी सम संख्या। तो अभी बताए कि उदाहरण देखिए, उदाहरण में जो सबसे पहले लिखा है वही सबसे छोटी हो जाएगा। ठीक है, तो उदाहरण में क्या लिखा है? 2 लिखा है, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगी बाबू? 2 हो जाएगी। और यदि पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ी सम संख्या बताइए, सबसे बड़ी सम संख्या बताइए क्या होगी, तो क्या बताइएगा? तो इसके लिए भी बताए कि उदाहरण में आप देखिए कि जो सबसे लास्ट में लिखा है वही सबसे बड़ी हो जाएगी। तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या हो जाएगी? तो बाबू अनंत हो जाएगी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। एक फैक्ट की बात बताते हैं आपको कि अभी तक जितनी संख्याएं हम लोग पढ़े हैं, अभी तक जितनी संख्याएं पढ़े हैं ना, उसमें जो है कि सबसे बड़ी संख्या सबका अनंत ही आया है। ठीक, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होती है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होती है, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या अनंत होती है, सबसे बड़ी सम संख्या अनंत होती है। तो सबसे बड़ी में याद रखिएगा कि अनंत ही बोलना है। ठीक है, हाँ, छोटी सबका अलग अलग है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या माइनस का अनंत, और सबसे छोटी सम संख्या 2। ठीक है, तो सब में छोटी संख्या जो है इसको याद रखना है, और बड़ी संख्या सब में क्या हो जाएगा बाबू? अनंत। ठीक है, तो ये सम संख्या आपको समझ में आ गया। चलिए, अब इसके बाद जो नेक्स्ट संख्या जो हम लोग का है वो है बाबू विषम संख्या। सम संख्या के बाद क्या आता है? सम संख्या के बाद विषम संख्या। विषम संख्या जिसको ओड नंबर बोलते हैं, है ना? तो विषम संख्या क्या हो जाएगा बाबू? किसे कहेंगे विषम संख्या हम लोग? तो वैसी संख्या, सम संख्या के ठीक उल्टा बोल देना है कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। ठीक है, डिफिनेशन लिख लीजिए कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, उसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे समझिए कौन कौन सी संख्याएं हैं जो विषम संख्या हो जाएंगी, आप बताइए। एक विषम संख्या हो जाएगा, एक 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, विभाजित नहीं होगा। 2 से कटेगा। अभी तो सम संख्या लिखे थे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ऐसे लिखे थे ना अनंत तक। ठीक है, तो जो सम संख्या है उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद जो संख्याएं बच रही है ना वो विषम संख्या हो जाएंगी। जैसे संख्या होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे लिखते हैं ना। ठीक है, तो इसमें ही 2 सम हो गया, 4 सम हो गया, 6 सम हो गया, 8 सम हो गया, ये 10 सम हो गया, ये 12 सम हो गया। तो हम लोग का बचा क्या? 1, फिर क्या बचा? 3, फिर क्या है? 5, फिर ये 7 हो जाएगा, फिर ये 9 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा बाबू? 11 हो जाएगा। इसके आगे लिखे तो 13 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये सब के सब जो है कि विषम संख्या है, यानी कि वैसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो। ठीक है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? उसी को हम लोग विषम संख्या कहते हैं। बात समझ में आ गया। अब यदि हम आपसे पूछ दें कि बाबू बताइए, आप बताइए, ठीक, आप ये क्वेश्चन बताइए कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन होगी? सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? आप बताइए। तो क्या बताइएगा? सबसे छोटी विषम संख्या बोलिए। तो
उदाहरण देखिए, उदाहरण में जो सबसे पहले लिखा है यही सबसे छोटी विषम संख्या हो जाएगी। तो क्या लिखा है बाबू, तो एक लिखा है, तो एक सबसे छोटी विषम संख्या हो जाएगी। समझ गए बात को? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम आपसे पूछते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे बड़ी विषम संख्या बताइए क्या होगी। सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी बाबू बताइए। ठीक, तो सर जी हम उदाहरण देखेंगे और उसमें जो सबसे लास्ट में लिखा होगा वही सबसे बड़ी विषम संख्या हो जाएगी। तो इसकी भी सबसे बड़ी संख्या यानी सबसे बड़ी विषम संख्या इसमें भी अनंत ही है। अभी तक जितना पढ़े उसमें सबसे बड़ी संख्या का अगर बात करें तो वो अनंत ही आया है। ठीक है, चलिए तो ये विषम संख्या आपको समझ में आ गया कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया विषम संख्या। अब हम लोग बात करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट है बाबू अभाज्य संख्या। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। अब बताइए अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या, वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर, एक और स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से विभाजित न हो उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से विभाजित न हो उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, वैसी संख्या, वैसी संख्या साथ साथ आप भी लिखते चलेंगे। ठीक है, हाँ कलम कॉपी जो है कि आप जब भी पढ़ने बैठिए तो कलम और कॉपी साथ में लेकर बैठिए, और जब हम लिखना शुरू करते हैं तो साथ ही साथ आप भी लिखना शुरू कीजिए और साथ ही साथ लिख लीजिए। ठीक, और जब हम समझा रहे हो तब कॉपी और कलम को नहीं छूना है, तब उसको साइड में रखिए और ध्यान से समझते रहिए। हर एक चीज जो है कि आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए वैसी संख्या, वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं को छोड़कर, एक एवं स्वयं को छोड़कर, स्वयं को छोड़कर, छोड़कर किसी, किसी और संख्या से, किसी और संख्या से विभाजित न हो, किसी और संख्या से विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं को छोड़कर, यानी कि तो एक से कटेगी नहीं तो खुद से कटेगी, तो एक से और खुद से छोड़कर किसी और संख्या से विभाजित हो, किसी और संख्या से विभाजित न हो उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, उदाहरण पे विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको समझ ही जाना है आपको, उदाहरण पे ध्यान दीजिए। ठीक, इसके उदाहरण में यदि बात करें तो देखिए वैसी संख्या लेना है हमें जो एक से कटे नहीं तो स्वयं से कटे, बाकी किसी और संख्या से न कटे, यानी कि वैसी संख्या जिसका कम से कम 2 गो गुणनखंड होना चाहिए। जैसे समझिए, जैसे समझिए, जैसे ध्यान दीजिए। ठीक, यहां पे हम लेते हैं 4 बाबू, क्या ले लिए, 4 ले लिए। अब 4 किससे किससे कटेगा, तो 4 1 से कटेगा। इस धरती का कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो 1 से न कटे, 1 से सभी संख्याएं कटती हैं। ठीक है, तो 4 किससे कटेगा, 1 से कटेगा। फिर 4 किससे कटेगा बाबू, 2 से विभाजित हो जाएगा। फिर 4 किससे विभाजित होगा, तो 4 से विभाजित होगा। तो यहां पे ध्यान दीजिए कि ये जो 4 है ये 1 से विभाजित हो रहा है, स्वयं से विभाजित हो रहा है और साथ ही साथ किसी और संख्या से भी विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या होगा कि नहीं होगा,
नहीं होगा, इसलिए कि इसमें है कि विभाजित न हो, यानी एक और स्वयं से तो विभाजित हो लेकिन इसके अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग 2 को देख लेते हैं। 2 किससे विभाजित होगा बाबू, 1 से होगा, और किससे होगा, 2 से होगा, और किसी संख्या से होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं कि 2 जो है 1 से विभाजित हो रहा है और स्वयं से विभाजित हो रहा है, उसके अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है, तो 2 क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, अब 1 का बात करते हैं। 1 किससे विभाजित होगा, तो 1 से विभाजित होगा। 1 किससे विभाजित होगा, 1 से विभाजित होगा, और किसी से विभाजित होगा, नहीं होगा, यानी कि 1 का सिर्फ और सिर्फ एक ही गुणनखंड है। तो ध्यान रखिएगा कि 1 न ही भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, इसलिए कि अभाज्य संख्या होने के लिए भी कम से कम 2 गुणनखंड होना चाहिए। एगो 1 रहेगा और एगो वो स्वयं रहेगा। ठीक है, लेकिन 1 के केस में ऐसा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 1 से ही करता है। ठीक है, इसमें 2 गुणनखंड इसका नहीं आ रहा है, जिसके वजह से 1 क्या होगा, न अभाज्य संख्या होगा और न ही भाज्य संख्या होगा। समझ गए? चलिए, तो इसका उदाहरण यदि हम लिखें, इसका उदाहरण लिखें तो देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिएगा अभाज्य संख्या में सबसे पहली का संख्या ही 4 यह गलत है, अभाज्य संख्या लिख रहा है ना, भाज्य नहीं लिख रहा है ना। ठीक है, तो देखिए 2 से शुरू होता है, एक अभाज्य संख्या नहीं होता है। ठीक, 2 हो गया, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, उसके बाद 7 के बाद 8 विभाजित होता है, 9 भी 3 से विभाजित होता है, 10 भी 2 और 5 से कटता है, 10। ठीक है, 11 किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है। 11 के बाद 12 विभाजित होता है, 13 नहीं होता है, 14, 15, 16 ये लगातार तीनों संख्याएं किसी न किसी संख्या से विभाजित होती है ना। तो 16 के बाद क्या आता है, 17 की तो खुद से कटेगा, नहीं तो 1 से कटेगा। ठीक, इसके बाद 18 तो नहीं होगा, 19 हो जाएगा, 19 के बाद सीधे 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28 ये सब विभाजित होते हैं, यानी कि सीधे क्या आएगा, 29 आएगा, यानी कि डॉट डॉट करके हम क्या लिख देंगे, अनंत। समझ में आ गई ये सब? ठीक है, यानी कि वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से विभाजित न हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है, विषम संख्याएं हैं, इसलिए कि इनमें जितनी संख्याएं लिखे हैं ये की तो खुद से विभाजित होंगी और नहीं तो 1 से विभाजित होंगी। ठीक, तो अभाज्य संख्या आपको समझ में आ गया होगा। यदि यहां से एक क्वेश्चन पूछते हैं हम आपसे, एक क्वेश्चन करते हैं आप सभी लोगों से कि बाबू बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन साथ ही में पूछ देते हैं कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। अभाज्य संख्या क्या होगी। ठीक है, तो आप बताइए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो आप लोगों को बताएं कि एग्जाम्पल में आप देखिए और देखने के बाद देखिए कि जो सबसे फर्स्ट में लिखा है ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और जो सबसे लास्ट में लिखा है यह सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। ठीक है, अब जो है कि यहाँ पे, ठीक यहां भी हम लोग ये चीज देख रहे हैं ना कि सबसे जो है कि बड़ी अभाज्य संख्या ये भी अनंत है। अभी तक जितनी संख्याएं हम लोग पढ़े उसमें सबसे बड़ी का बात किया जाए तो अनंत ही आया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट संख्या पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट संख्या बाबू हम लोग का हो जाएगा भाज्य संख्या। क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या।
ठीक, तो भाज्य संख्या किसे कहेंगे? तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, ये जो संख्या हम लोग लिखे थे ना अभाज्य संख्या, ठीक ठीक इसके उल्टा हो जाएगा। तो साथ ही साथ आप भी लिखना शुरू करेंगे कि वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से एक और स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से विभाजित न हो उसे, नहीं गलत लिख रहे हैं ना हम लोग, वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से भी विभाजित हो। यहां से हम लोग का गलत है, यहां से हम लोग का किसी और संख्या से भी विभाजित हो, ठीक है। ये तो अभाज्य वाला ही हम लोग लिखना शुरू कर दिए थे ना। वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से भी विभाजित हो, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? भाज्य संख्या। उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से भी विभाजित हो, उसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए बाबू, एग्जाम्पल देखिए। तो एग्जाम्पल पहले ही बात कर दिए कि 1, 2 और 3 ये दोनों तो अभाज्य संख्या है, और इन अभाज्य है और नहीं अभाज्य है। तो 1 से 3 तक में एक भी संख्या भाज्य संख्या नहीं होती है। भाज्य संख्या याद रखिएगा कि 4 से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है बाबू? 4 से शुरू होता है भाज्य संख्या। तो ये 4 भाज्य है, 6 भी भाज्य है, 8 भाज्य है, 9 भी भाज्य है, 10 भी भाज्य है, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24 ऐसे अनंत तक। कहां तक बाबू? अनंत तक। इसमें जितनी संख्याएं लिखे हैं ये सभी संख्याएं किसी न किसी संख्या से विभाजित जरूर होगी, ठीक है। किसी न किसी संख्या से विभाजित जरूर होगी। जैसे 4 का बात करें तो ये 2 से कटेगा, 6 का बात करें तो ये 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा, 8 का बात करें तो ये 2 से और 4 से दोनों से विभाजित होगा, ठीक। तो विभाजिता का नियम, ये भाज्य संख्या जो है ये यही कहता है कि वैसी संख्या लेना है जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से भी कटे, उसी को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए अब यहां पे आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे, कि बाबू बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, ठीक। और एक और क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे कि सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या बताना है ना, तो सबसे पहले जो लिखा है ये सबसे छोटी भाज्य संख्या है, और सबसे लास्ट में जो लिखा है ये सबसे बड़ी भाज्य संख्या है, ठीक। समझ में आ गया? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है बाबू? 4 होती है, और सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होती है? अनंत होती है। और अभी तक हम जितनी संख्याएं देखे हैं हम लोग, उसमें सबसे बड़ी अनंत ही होता है। तो अनंत याद रखना है। कोई भी पूछे, कोई भी संख्या पूछे कि इसका सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो अनंत बोल देंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ चलते हैं। अब लास्ट ही है अब हम लोग का, ठीक। अब हम लोग संख्या पद्धति में जो है कि लास्ट ही संख्या सब पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इसके आगे वाला जो संख्या है वो है परिमेय संख्या। क्या है बाबू? परिमेय संख्या, ठीक है। किसे कहते हैं परिमेय संख्या?
तो ये आप लोग जानते हैं कि वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके और जहां q इज नॉट इक्वल 0 हो, यानी कि किसी भी संख्या का हर 0 नहीं होना चाहिए, अंश 0 हो जाए चलेगा, हर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो साथ साथ आप भी इसका डिफिनेशन लिखिए कि वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके तथा जिसमें q इज नॉट इक्वल 0 हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बाबू? उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके और जिसमें q इज नॉट इक्वल 0 हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि वे सभी संख्याएं इसके एग्जाम्पल हो जाएंगी, वे सभी संख्याएं इसके उदाहरण में हो जाएंगी जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। p बटा q कहने का मतलब क्या होता है बाबू? जैसे 2 बटा 3 लिखा है, 5 बटा 1 लिखा है, 7 बटा 8 लिखा है, 2 बटा 3 लिखा है, ये तो लिखे ही थे, 8 बटा 3 लिखा है, 9 बटा 4 लिखा है। ये सभी संख्याएं क्या हैं? ये सभी संख्याएं p बटा q के रूप में है ना। p बटा q कहने का मतलब जिस संख्या में अंश भी हो और हर भी हो, वे सभी संख्याएं जिसे अंश और हर में लिखा जा सके, उसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये जो गिनती की संख्या लिखे हैं ये तो परिमेय संख्या नहीं होगी, इसलिए कि नीचे तो कुछ दिख नहीं रहा है, इसमें अंश और हर तो है ही नहीं। ऐसी बात नहीं है, इस दुनिया की जितनी संख्याएं हैं सबके नीचे कुछ ना कुछ होता है, यानी कि एक होता है, यानी कि इसमें हम एक लगा सकते हैं। ठीक है, अगर एक लगा दें तो इसके वैल्यू में कहीं से कोई अंतर नहीं आएगा, इसके मान में कहीं से कोई अंतर नहीं आएगा। यदि लिखा हो 2 बटा 1 और 1 लिखा हो 2, ये दोनों में क्या अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं है। 2 लिखिए या 2 बटा 1 लिखिए, दोनों एक ही चीज है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यही 1 अगर ऊपर चला जाए और 2 नीचे आ जाए तो इसका मतलब हो जाता है आधा। इसका मतलब क्या हो जाता है बाबू? आधा। ठीक है, तो नीचे 1 लगाया जा सकता है, ऊपर 1 नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, हाँ चलिए, तो इतना चीज आप समझ गए होंगे, है ना। इतनी सारी बातें आप जो है कि समझ गए होंगे। ठीक, अब बात करते हैं इसमें। तो ये हम लोग देख लिए कि ये संख्याएं यानी कि जो नेचुरल नंबर है वो भी परिमेय संख्या होता है। और यदि बात करें तो रूट की वे सभी संख्याएं जिसका वर्गमूल निकलता हो, यानी रूट में जो संख्याएं लिखी हैं यदि उनका वर्गमूल निकलता हो तो वे संख्याएं भी क्या हो जाएंगी? वे संख्याएं भी परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे ये रूट में 4 लिखा है, ठीक, इसका वर्गमूल क्या होता है? 2, इसका क्या होता है? 3, 16 का क्या होता है? 4, 25 का क्या होता है? 5, 36 का क्या होता है? 6, 49 का क्या होता है? 7। तो ये संख्याएं रूट में तो लिखी हैं लेकिन इनको रूट से बाहर निकाला जा सकता है, इसीलिए ये क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप बताए, इस सेकंड बताए। थर्ड समझिए कि दशमलव की वे सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं जिसके लास्ट में डॉट डॉट नहीं लिखा हो, जिसके लास्ट में कौन सी डॉट डॉट नहीं लिखा हो। ठीक है, यानी कि दशमलव में कटने के बाद एक समय जाके ये खत्म हो गई है, तो ये संख्याएं भी क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। यदि यहीं पे अगर यहाँ पे हम डॉट डॉट ऐसे लगा देते तब पूछते कि बताइए कि क्या ये परिमेय संख्या है, तो आप कहते कि नहीं है सर। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि इसका कोई अंत नहीं है। लास्ट में डॉट डॉट लगने का मतलब कि ये इस संख्या का कोई अंत नहीं है, ये अनंत तक जाने वाली है। ठीक है, तो जिस संख्या का लास्ट में जो है
कि डॉट डॉट आपको नहीं दिखे, ठीक, उसको आप क्या कहेंगे, तो वो परिमेय संख्या होगी। ये सब बात समझ में आया? या फोर्थ टाइप समझिए, ये जो बाटा में जो संख्याएं लिखी होती हैं ये तो आप जान चुके हैं, ये सभी संख्याएं जो है कि ये परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो परिमेय संख्या 4 प्रकार से बता दिए। ठीक, ये सब इसके उदाहरण हैं। जैसे आप गिनती की संख्या लिख लीजिए 1 2 3 4 5। हाँ, एक चीज और है, ये 5 नंबर में समझिए कि यदि आपसे पूछते कि क्या जीरो प्राकृत संख्या, क्या जीरो परिमेय संख्या है? जीरो परिमेय संख्या है, जीरो परिमेय संख्या है, इसलिए इसके नीचे 1 लगाया जा सकता है। तो रूल ये है ना कि P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q इज नॉट इक्वल 0 हो, यानी कि नीचवा 0 नहीं होना चाहिए, हाई जो लिखे है ना ये 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर कुछ लिखा हो उससे कोनो मतलब नहीं है। बात समझे? तो अगर पूछ दे कि क्या जीरो परिमेय संख्या है, तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे कि हाँ जीरो परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं बाबू, नेक्स्ट बढ़ते हैं और नेक्स्ट पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट है हम लोग का अपरिमेय संख्या। क्या होगा बाबू? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? किसे कहेंगे बाबू, बोलिए। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, साथ में लिखते चलिए, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में, जिसे P बटा Q के रूप में न लिखा जा सके, P बटा Q के रूप में न लिखा जा सके। ठीक है, जिसे P बटा Q के रूप में न लिखा जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो जिसे हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं ना, उसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे समझिए। ठीक है, उदाहरण इसका, ठीक, समझिए। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल में बाबू हो ये जाएगा, एग्जाम्पल में ये चीज हो जाएगा, ठीक, समझिए। एग्जाम्पल में ये हो जाएगा, जैसे रूट वाली सभी संख्याएं, रूट वाली वे सभी संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं निकलता हो, रूट में वे सभी संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं निकलता हो, जिनका वर्गमूल नहीं निकलता हो, वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक, रूट की वे सभी संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं निकलता हो, वे संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। उसके बाद सेकेंड टाइप याद रखिएगा, ये तो फर्स्ट टाइप हो गया ना, सेकेंड टाइप याद रखिएगा कि यदि दशमलव के बाद संख्याएं लिखी हो और इसके बाद ऐसे डॉट डॉट दिया हो, तो वे संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे 1 0 1 1 0 1 1 0 4 को 1 फिर 0। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं क्या है बाबू? ये सभी संख्याएं क्या है? अपने मन से कुछ लिख दीजिए, वे सब के सब अपरिमेय हो जाएगा, खाली लास्ट में ऐसे डॉट डॉट लगा देना है। बात समझ में आया? तो ये हो गया हम लोग का अपरिमेय संख्या। ठीक, यहां से हम लोग का जो है कि ये संख्या पद्धति हम लोग का खत्म होता है। ठीक, हाँ, एक और संख्या जो है कि जिसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय, जो परिमेय संख्या पढ़ा है ना, और जो ये अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या आप लोग के 9th में जरूरत नहीं है। ठीक, हाँ, जब आप 10th में जाइएगा, ठीक है, तब आपको जो है कि हम विस्तार से वास्तविक संख्या को बताएंगे, इसलिए कि क्लास 10th का चैप्टर 1 का ही नाम है वास्तविक संख्या। जैसे आप लोग का 9th का जो चैप्टर 1 है उसका नाम है संख्या पद्धति ना, वैसे ही 10th का जो चैप्टर 1 है उसका नाम है नंबर रियल नंबर्स।
ठीक, यानी कि वास्तविक संख्या। आपका तो नंबर सिस्टम है ना, संख्या पद्धति है, ठीक है। तो आज जितना भी संख्या आपको पढ़ाए, उम्मीद करते हैं कि उसमें कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। यदि कुछ भी समझ में नहीं आया हो, ठीक है, तो जो वीडियो है उसको थोड़ा सा पीछे स्किप कीजिएगा, है ना, थोड़ा सा पीछे भगा लीजिएगा और फिर जो है कि शुरू से एक बार उसको देख लीजिएगा, ठीक। जहां भी समझ में नहीं आए, ठीक, वहां पीछे करके और फिर शुरू कर लेना है, ठीक। हर एक चीज समझ में आ जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसलिए कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।